नीट के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रोसेस है एडमिशन का, इसमें कई मराहिल है, लेकिन क्या ये इंतज़ार खैर का अमला बनेगा? रिजल्ट आने के बाद मार्क्स ले दिए जी। मार्क्स के बाद जो सेफ साइड में है उनको मालूम है उनको दाखिला यकीनी है, उनको सिर्फ कॉलेज का इंतज़ार है। जी। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन पर रहते वो लोग बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला रहते। जी। इस बार एक कैटेगरी में 400 प्लस 400 अगर क्रॉस करते हैं तो 100% वो लोग सेफ है। BCE में और माइनॉरिटी की बात करें MBBS की, जी। BDS में 350-360 के आसपास वहाँ लोग भी सेफ हैं। अब उसके बाद जो बॉटम लाइन रहती है 5-10 नंबर की, उसमें जो बच्चे रहते हैं वो बड़े अजीब इंतज़ार में, उनका जो इंतज़ार रहता वो बड़ा तशवीशनाक और ऐसा इस तरह अमेज रहता कि हमेशा बेचैन रहते, होगा नहीं होगा। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम M.A. हमीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नीट के मराहिल और उसके जो दाखिले का जो रखा गया शेड्यूल है उसकी तफसीलात क्या है, और जो कामयाब हो चुके हैं जिनका रैंक काबिल कबूल है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और उसके बाद के मराहिल क्या होंगे नीट के लिए, और कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं और कौन सी सीट उन्हें मिलती है, कौन सा कॉलेज उन्हें अलॉट किया जाता है, उस बारे में तफसील से हम जानकारी हासिल करेंगे मिस्टर M.A. हमीद से। तो सर ये बताइए कि नीट 2024-25 मसाइल शिकार रहा, बच्चों को जो उलझन का भी शिकार बनाया है, लेकिन जब जो ताज़ा सूरत हाल पाई जाती है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर पर ऐसे सवाल जो उन्हें मशकूक बना देते हैं। यकीनी तौर पर नीट 2024 जहाँ तवालद इख्तियार किया था मुख्तलिफ स्कैम के ज़रिए, तेलंगाना में 2025 में भी ये सूरत आई कि मुकामी गैर मुकामी लोकल नॉन लोकल के इशू ने अदलिया का रुख किया, हाई कोर्ट में केस रहा है, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट को लिंक कर दिया। इस वजह से आज जो तेलंगाना के बच्चे नीट क्वालिफाई करके जिस मुकाम पर ठहरे हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर इंतज़ार में है। जी। चाहे ए कैटेगरी CAQ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा हो, अच्छे मार्क्स पर फ्री सीट का गवर्नमेंट कॉलेजेस का, या B कैटेगरी मैनेजमेंट कोटे का हो, या C कैटेगरी NRE का, तीनों के भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है। अब उनको इंतज़ार है तेलंगाना की स्टेट की लिस्ट कब आएगी, वेब ऑप्शन कब आएगा, कॉलेज का नाम कब देना होगा। सर यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूँगा कि अगर नीट के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रोसेस है एडमिशन का, इसमें कई मराहिल है, लेकिन क्या ये इंतज़ार खैर का अमला बनेगा? देखिए, यकीनी तौर पर इंतज़ार खैर की बात जो है, लोग रिज़ल्ट आने के बाद मार्क्स ले दिए मार्क्स के बाद जो सेफ साइड में है उनको मालूम है उनको दाखिला यकीनी है, उनको सिर्फ कॉलेज का इंतज़ार है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन पर रहते वो लोग बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला रहते। इस बार एक कैटेगरी में 400 प्लस 400 अगर क्रॉस करते हैं तो 100% वो लोग सेफ है। BCE में और माइनॉरिटी की बात करें MBBS की, BDS में 350-360 के आसपास वहाँ लोग भी सेफ हैं। अब उसके बाद जो बॉटम लाइन रहती है 5-10 नंबर की, उसमें जो बच्चे रहते हैं वो बड़े अजीब इंतज़ार में, उनका जो इंतज़ार रहता वो बड़ा तशवीशनाक और ऐसा इस तरह अमेज रहता कि हमेशा बेचैन रहते, होगा नहीं होगा। जी, यकीनन जब हम बात करते हैं नीट के लिए तो नीट में कई मसाइल हमारे सामने नज़र आते हैं, कई मराहिल भी सामने नज़र आते हैं, और बच्चों के जो मशागिल है वो भी नज़र आते हैं, और ये हम सोचते हैं कि हमें इस बार सीट मिल जाए तो हमारी सीट कंफर्म हो जाए तो हम वो कोर्स करेंगे जो हमारा मकसद है। लेकिन सूरत हाल कुछ और पाई जाती है, जहाँ पे सर ने बताया कि कुछ मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपका होना और ना होना दोनों बराबर नज़र आता है। तो सर हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो बॉर्डर लाइन वाले क्या कर सकते हैं? सिर्फ इंतज़ार। जी। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको सबसे पहले KNIUHS जो तेलंगाना की यूनिवर्सिटी है उसकी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। फिर उसमें देखना होगा कि वो किस ज़िम्मे में आए हैं, क्या वो स्पेशल रिजर्वेशन में हैं, PWD में हैं, कैप में थे, कंसिडर किया गया, क्या उनको BCE किया गया, क्या वो लोकल है क्या नॉन लोकल है। उसके बाद उनको 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है, कुछ अगर उनका कुछ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का। उसके बाद यूनिवर्सिटी का मरहला शुरू होता है, राउंड 1 फर्स्ट फेज़ का, जिसके लिए उनको वेब ऑप्शन देना यानी चॉइस फिलिंग
कॉलेज को सिलेक्ट करना। जी अपने रैंक के लिहाज से आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस का प्रियरिटी दे सकते हैं जी एज पर यूर प्रियरिटी, और आपके रैंक के लिहाज से आपको सीट का अलाटमेंट होगा। अलाटमेंट के बाद ही मालूम होगा कि आपको सीट यहाँ पर अलाट हुई, उसके बाद फिर दूसरा मरहला रहेगा, फिर आप मापा का मरहला रहेगा। ये ए में ऐसे ही होता है, बी और सी में भी यही मरहले होते हैं। तो सर आपने बात की है कि रिजर्वेशन की बातों से, तो ये बताइए कि बॉर्डर लाइन के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन की आपने बात की है, थोड़ा सा उसका खुलासा करें। हाँ देखिए, गवर्नमेंट की सीट मैट्रिक्स में एक चीज़ रिजर्वेशन कैटेगरी की जो होती है उसमें ओसी यानी जर्नल, फिर बीसी ए बी सी डी ई उनके 5% 4% सीट, एससी एसटी ये रिजर्वेशन आता कास्ट की बेस पर, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है। स्पेशल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, कैप सीएपी चिल्ड्रंस ऑफ आर्म्ड पर्सनल, फिर आपको आता है एनसीसी कोटा। इसके लिए आपने अगर फॉर्म सबमिट किया था और स्पेशल रिजर्वेशन का था तो उनका अलग फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको उस ज़िम्मे में शामिल करके सीट अलॉट की जाती है। सर ने बड़ा अच्छा बताया है कि अगर स्पेशल रिजर्वेशन है या रिजर्वेशन है या किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपको चाहिए कि वो तमाम सर्टिफिकेट्स आपके साथ मौजूद हों ताकि आपको दाखिले के वक्त एडमिशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, काउंसलिंग के लिए बड़ी आसानी हो सकती है। सर हम यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन के ताल्लुक से, तो आपने गुज़िश्ता कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो क्या ये फाइनल लिस्ट होगी? हाँ, ये देखिए एक पहले की लिस्ट आई थी जी, वो लिस्ट में और ये लिस्ट में फ़र्क हो जाता है। हाँ, इसको कहते हैं अप्लाई रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड कैंडिडेट जी, फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी अच्छा, दोनों होते हैं। जी, आपको चेक करना होता है आप रैंक चेक हो गया, इसकी रैंक आपके लोकल में आए या नॉन लोकल में आए, स्पेशल रिजर्वेशन में आए या नॉट एलिजिबल भी हो गए, ये तीनों ज़िम्मे को आपको इसके जरिए पता चलेगा किस ज़िम्मे में है। तो सर ये लिस्ट क्या इनके लिए आसानी पैदा करेगी या मसाइल का शिकार बनाएगी? नहीं, आसानी मसाइल नहीं, उसके लिहाज से आपको वेब ऑप्शन देना, कॉलेज को सेलेक्ट करना, चॉइस फिलिंग करने में मदद मिलती है। आप देखेंगे कि आप बीसीई ज़िम्मे में है, आपको उस्मानिया में सीट आना है, उस्मानिया में अगर 10 सीट हैं और आप बीसी में आपका नंबर 12 है तो कहाँ पर आता है? अच्छा, तो ये लिस्ट से आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से कितने सीट अवेलेबल है वो सीट मैट्रिक्स को देकर काम कर सकते हैं। तो यूँ नहीं लगता सर ये जो मसला है या मराहिल है जो उन्हें परेशान भी कर सकते हैं? कुछ भी परेशान नहीं, बल्कि आपको पूरी एक्सुई के साथ तैयारी करनी है। यहाँ पर कोई परेशानी के कोई एक्सप्लेनेशन के मरना नहीं है। यहाँ सिर्फ कॉलेज को सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम डालना है, ये समझ के डालना कि आपकी टॉप प्रियरिटी वही रहेगी जहाँ आपको पढ़ना है, या फिर वहाँ पर आपको दाखिला मिलेगा जो आपका रैंक है। यानी आपके रैंक में सीट आपको हैदराबाद की किसी प्राइवेट कॉलेज में आती थी, आपने किसी दूर के गवर्नमेंट कॉलेज को दी तो सीट वहाँ पर अलॉट हो जाती है। तो यहाँ पर पूरी एक्सुई के साथ सोच समझकर प्लानिंग के साथ ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस देखना। यह नहीं कि एक प्रियरिटी की लिस्ट आ गई आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, या खुला सुन ले प्रियरिटी की लिस्ट हर एक के लिए अलग होती है। 400 नंबर वाले की अलग, 500 नंबर वाले की अलग, गवर्नमेंट कॉलेज की अलग, प्राइवेट कॉलेज की अलग। आपका रैंक क्या है वो किस में आता है, उसके लिहाज से आप अपनी बनाएं। हर तालिब इल्म की इनफरादी लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए। बड़ा अहम जवाब है आपके लिए कि अगर आपका रैंक आपके हिसाब से लिस्ट बनाई जाए, ऑप्शन दिया जाए, वो कॉलेज को सेलेक्ट किया जाए, तो फिर उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रेफरेंस देते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज को देते हैं, वो आपके लिए फ़ायदा है। ये आप सोच समझ के इसका तय करें। तो सर यहाँ पे देखा जाए कि ऑप्शन की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जैसे आपने बताया कि किसी के 400 अगर रैंक है, किसी का 500 है, तो वो ये दोनों मैच क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजह होती है कि एक साहब ग्रुप को फॉलो करते हैं, ग्रुप में लिस्ट आती है और वो लिस्ट को लोग कट पेस्ट कर देते हैं, उन अपना रैंक नहीं देखते। हम जो बता रहे हैं काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स में आपके मार्क्स क्या है, आपका रैंक क्या है, वो किस कॉलेज में आता है, उसके लिहाज से आप अपनी फ्री से प्रियरिटी लिस्ट बनाइए, कट पेस्ट की तरह मत लगाइए। वरना क्या होता, हम इंजीनियरिंग में भी देखे, हमको सीट मिली सर, हमको सीट मिली नहीं, आपको सीट अलॉट हुई, आपने वो नाम डाला। हाँ सर, तो आपको सीट अलॉट हुई है, जो नाम आप डालते हैं, तो आप अपनी फेरिस में प्रियरिटी के लिहाज से डालिए। हमको पहले हैदराबाद में होना है, या हमको सिर्फ पहले गवर्नमेंट कॉलेज में होना है, या हमको प्राइवेट कॉलेज में होना है, सिर्फ हमको माइनॉरिटी कॉलेज में होना है। 3 तरह के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस, माइनॉरिटी कॉलेजेस या ओनली वुमेन कॉलेज। इसको देख के आप अपना रैंक के लिहाज से अपनी फहरिस्त बनाइए और वैसी
प्रियॉरिटी दीजिए, कट पेस्ट की तरह नहीं। जी, तो सर आप समझते हैं कि ये बहुत नाजुक मसला भी है और वो उलझन का शिकारी बना देता है और इन्हें मसाइल का शिकारी बना सकता है? बेशक, हम हर दफ़ा देखते हैं एक कैंडिडेट को आसानी से उसके धक्के में आती थी, जी। उनको सीट ही नहीं आई, जी देखे भी नहीं, कंप्लीट क्या है किसी कंसल्टेंसी को दे दिए। जी हम जब लेके पेपर सुनिए चेक करें तो उनको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट ही नहीं था, जी। वो नॉन माइनॉरिटी में चले गए। जी तो लिहाजा आप देखिए कि आप माइनॉरिटी में है या नहीं। अगर आपके पास माइनॉरिटी का स्टेटस सर्टिफिकेट था तभी आप 4 माइनॉरिटी के कॉलेज में आते हैं, जी नॉट मैंडेटरी बल्कि सोच लिए, जी तो आप अप्लीकेबल नहीं होता तो नॉन माइनॉरिटी में चले जाते हैं। तो यह मरहला बहुत ही नाजुक और अहम तरीन है, इसको सोचना समझ के काम करना सबसे अहम है। रैंक आते ही जैसे आपकी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट के बाद आप अपने रैंक के लिहाज से फेरिस्त बनाइए, उसको देखिए, हमको देख के बताते हैं कि आपके मार्क्स 457 है, आपको सीट माइनॉरिटी कॉलेज नगर में आती है, आपको सीट गवर्नमेंट कॉलेज में फुलबुलापुर में आती है, आपको सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनारेड्डी में आती है, आपको सीट भास्कर में आती है। तो आपका रैंक क्या है, किसमें आपको सीट आ सकती है, वो देख समझ के आप अपनी फहरिस्त बनाइए और उसी के लिहाज से वेब ऑप्शन दीजिए। स्टेट में एक्सरसाइज वेब ऑप्शन जो होता है वही कॉलेज की चॉइस फिलिंग है। जी, देखिए कि अगर आपको अपनी मुस्तकबिल से के साथ फ़िक्रमंदी है, फिर आप जो है पूरी गहराई के साथ मालूमात रखते हैं, या फिर आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी रहनुमाई हो अच्छी बेहतर से, तो फिर आपके लिए रास्ते आसान होंगे और मंजिल आपके क़दमों में होगी। लेकिन होता यह है कि जब हम नाजुक मसाइल से गुजरते हैं तो वहाँ पर हम किसी से मशवरा नहीं लेते, जो दूसरों का देखा है वही कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का शिकार होते हैं। तो सर ये नाजुक मसले में कहीं काउंसलिंग में आप मशवरा क्यों नहीं लेते लोग? हाँ, अलग मशवरा है। देखिए मैं जो बात किया था, हम देखते हैं पेरेंट्स को, एक पेरेंट मशवरा लिया, वो बच्ची जो है MBBS कर रही थी अपने दौर की, उसने गलत मशवरा लिया, उसको आज के दौर का नहीं मालूम, वो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं था। एक मशवरा लिए थे, SC को सीट मिली, आप डालिए, वहाँ पे 3000 रैंक पर आ गया। तो आप मशवरा किससे ले रहे हैं वो भी देखिए। मशवरे से पहले हमको सवाल करना है कि आज क्या दौर है, सीट मैट्रिक्स क्या है, अपना रैंक क्या है, मार्क्स क्या है, मार्क्स और रैंक किस कॉलेज में आता है, वो सबसे अहम है। तो हकीकत ये है कि जो आपके सामने जो मसाइल है या जो आपके लिए सहूलतें फराहम की जा रही है उसकी निशानदेही करें, उसी के तौर पर आप आगे बढ़ें और रहनुमाई के तौर से ही आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है हर मंजिल तक पहुंचना। तो सर ये बताइए कि नीट को लेकर जब हम बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मसाइल से गुजरते हैं तो इसकी अहमियत वाज़ेह कर दें आप। नीट की अहमियत ये है कि CAQ ए कैटेगरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटे की जो रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई, वो दोनों के लिए काम आएगी, MBBS और BDS के लिए। वैसे ही 7 अगस्त को MBBS और BDS दोनों की B और C का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ, वो भी दोनों के लिए काम आता है। MBBS में B कैट और C कैट, BDS में B कैट C कैट। तो आप अलग कराने की जरूरत नहीं रहती, एक ही रजिस्ट्रेशन काम आता है, एक पेपर 4 चीज़ों में काम आएगा, MBBS B and D, BDS B and C। आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, लिस्ट को चेक करिए, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करिए, वेबसाइट को फॉलो करिए, उसके लिहाज से प्रियॉरिटी दीजिए, आपको सीट आएगी, अलाटमेंट डाउनलोड करना होगा, अलाटमेंट के बाद कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। ये पहला मरहला 2-3 चीज़ों का होता है। इसके बाद सीट ना मिली है, फिर राउंड 2 आता, जिसको राउंड 2 को आप फेज़ 2 भी कहते हैं। फेज़ 2 में फिर आपको सिर्फ कॉलेज के नाम डालना होता, उसके बाद फ्री एग्जिट होती, निकलना है तो कॉलेज के बाद छोड़ सकते या वहीं पर रुझाना होता। फिर आपको आता मापअप राउंड, मापअप राउंड बाद आता एडिशन मापअप राउंड, एडिशन मापअप के बाद स्टे वैकेंसी। अभी जो NMC MCC ने जो लिस्ट दी है वो 3 अक्टूबर तक एडमिशन क्लोज हो जाएगी। तो सर ये बताइए कि जब हम फर्स्ट टाइम इनरोल करते हैं, प्रीफरेंस देते हैं, तो वो लास्ट टाइम तक वही रख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आपको प्रियॉरिटी देखिए, आज से 2 साल पहले आगरा में भी थी, एक बार पूरे नाम डाल के छोड़ दें, सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो खुद ब खुद लेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर दफ़ा आपको अलग अलग ऑप्शन देने हैं। जी, तो बड़ा अहम मसला भी है कि अगर आप अपडेट रहते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, जो नोटिफिकेशन आता है, जो रूल्स आते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपके लिए रास्ते आसान करते हैं। तो सर ये बताइए कि अब हम इन मराहिल में होने के बावजूद क्या एहतियात करना चाहिए? सबसे पहले लिस्ट को देखकर, अपने राह को देखकर एहतियात ये करना है कि लिस्ट बताना,
लिस्ट में 2-3 बार चेक करना, देखना ये कॉलेज कहाँ पर है। किसी को पता नहीं खुतबुल्लाहपुर कहाँ है, वो ECL में आता, शकलें कहाँ पर आता है। किसी को पता नहीं मंत्रियाल का कितनी दूर है, वो क्या है कॉलेज के नाम के साथ डिस्टेंस भी देख लें। अगर हमको पता है सरकार 100 किलोमीटर ऊपर है, हमको सीट सकती थी 1.5, तो उसके लिहाज से आप अपना प्रेफरेंस दे। सीट अलॉट होने के बाद आपको रिपोर्ट करना, ज्वाइन करना कंपलसरी है। एक बार सीट अलॉट हो गई, आप छोड़ दिए तो काउंसलिंग के बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर जाना, रिपोर्ट करना, सर्टिफिकेट सबमिट करना, ज्वाइन होना कंपलसरी है। सर बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर वन टाइम में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको जो सीट अलॉट हो गई, तो डिस्टेंस के बेस पे जो है रिजेक्ट करते हैं, हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो मसला हल होगा या फिर अगले साल देना पड़ेगा? अगर आपको सपोज कॉलेज में सीट मिल गई और आप रिपोर्ट नहीं करें, नहीं करें, अब काउंसलिंग के बाहर होते हैं, उसके बाद भी नहीं रहते। इसके लिए जरूरी है कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको फर्स्ट फेज में काउंसलिंग ज्वाइन होना कंपलसरी है। अगर फर्स्ट फेज मिस हो गया तो सेकंड फेज देख सकते हैं। अच्छा, तो देखा आपने कि छोटी गलती भी आपकी हो जाती है तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर जाते हैं, जो आपका मकसद है उसे भी आप दूर हो जाते हैं। ऐसे रास्ते इख्तियार करें जिसमें आपकी रहनुमाई ना हो, बल्कि ऐसे रास्ते इख्तियार करें जिसमें आपके साथ गाइडेंस भी हो और आपको रास्ता भी दिखाए और काउंसलिंग के तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराए। जो सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट रखी गई है उसकी भी चेकलिस्ट आप बना लें। फिर ऐसे जो मसाइल आते हैं तो रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में एम ए हमीद मौजूद रहते हैं, उनसे मुलाकात करें और अपने काउंसलिंग के तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ हो जाएं और उसमें क्या कर सकते हैं आप, कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप, क्या उनके आपके मसाइल हैं उनके जो उसके ज़रिए हल होने का है वो भी कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि नीट को लेकर आपके अहम मशवरे क्या हैं? आज हम जिस मरहले पर हैं, MBBS के 5 टाइप की एडमिशन है। MCSE काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% कोटा है, एम्स का 100% कोटा है। डीम यूनिवर्सिटी में 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वहाँ पर B कैटेगरी रोल, C कैटेगरी है, MBBS है, BDS है। अब KNR UHS स्टेट गवर्नमेंट की है, इसमें A कैटेगरी CAQ का था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनकी लिस्ट आएगी, उनको ऑप्शन देना है। फर्स्ट में, सेकंड में कॉलेज तो फिर निकालना है, थर्ड वहाँ पर अपने ट्राई करना है, आखिर में लिस्ट वैकेंसी तक आपको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फ्री एग्जिट का चांस ना हो, फ्री एग्जिट चांस खत्म गया तो आपको ऑप्शन का चांस नहीं रहता। वैसे ही B कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा है, जिसमें 37 सीट में 31 तेलंगाना के, 5 पूरे अदर स्टेट के लिए हैं और 23 सीट C कैटेगरी के हैं, जिसकी फीस B का डबल है। इस तरीके से आप B और C में कॉलेज फीस और 5 साल की प्लानिंग वो भी देखिए। ये नहीं कि हमको सीट मिल जा रही, ये समझिए कि 17,000 पे कर दिए, अलॉटमेंट के सीट मिल गई, अलॉटमेंट के पैसे वापस नहीं आते, बल्कि कॉलेज में आपको हर साल 22, 23, 24 लाख देना है। इस तरीके से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो जाए कॉलेज क्या है, फीस कितनी है, कब देना है, कैसे देना है, उसके बाद ही खत्म है। वरना आपको सीट मिलने के बाद रिपोर्ट ना करने से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर एक सवाल जोड़ूंगा मैं आखिर में, कि हम ये चाहते हैं कि MBBS करें, लेकिन हमारी रैंक की बुनियाद पर दूसरा कोर्स हमें मिल जाता है, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अहम बात इंटर BBC के तलबा की है, उनको फॉर्म D में सीट आ रही, MBBS में नहीं आ रही, BDS में आ रही। हम क्या BDS करें, क्या BDS करें, या B फॉर्म D करें? किसी को सीट आ रही जो नर्सिंग में, उनको सीट आती थी BDS में, किसी को MBBS में B कैटेगरी में आ रही, उन्हीं को A कैटेगरी में या फ्री सीट MSET में आ रही। आप अपना प्लान करिए। इंटरमीडिएट में के बाद 4 टाइप के एडमिशन है। नीट के ज़रिए MBBS, BDS, आयुष कोर्सेस है, 400+, 300+ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद EPSET है, EPSET में एग्रीकल्चर वेटरनरी का दौर ख़त्म हो गया, फिर आपको फॉर्म D आएगा, B फार्मेसी आएगी, BSc नर्सिंग आएगी। आप अपने MSET का रैंक देखिए, अगस्त की लास्ट वीक, सितंबर की फर्स्ट वीक तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। तीसरा, इंटरमीडिएट के अच्छे मार्क्स हैं, BPT कोर्स है, क्वालिटी कोर्स है और AHS है, अलाइड हेल्थ साइंसेस। मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे उस्मानिया हो, गांधी हो, अरुंधति हो, मेडिकल कॉलेजेस में भी अलाइड हेल्थ साइंसेस है। उसमें अलग अलग BSc कार्डियो, BSc ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स है, अलग अलग 7 पैरामेडिकल टाइप के कोर्सेस हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वो भी KNR UHS की साइट पर इंटर के मार्क्स के ज़रिए दिया जाएगा। तो आप प्लान कीजिए, इंटर के मार्क्स से जाएंगे, MSET के रास्ते जाएंगे या नीट के मार्क्स से जाएंगे। तो सर एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, तो मैं करता चलूँ आपसे ये पूछता चलूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो एंट्रेंस के बेस पे हैं, जब हमें एडमिशन मिल जाता है तो हमें वो कोर्स इंटरेस्ट क्या रहता? वो क्या होता,
आप मेरी चॉइस नहीं थी सर, मेरे को जो है MBBS ही करना था, मैं फार्मेसी ले लिया, हम पार्शियल आप लेंगे। तो बस आपकी चॉइस रहती और आपकी चॉइस नहीं रहती रैंक की तरफ से, आपको चांस लेना पड़ता। तो भाई चॉइस अलग है, भाई चांस अलग है। यानी चॉइस आपकी थी MBBS की, वो मिस हो रही थी, रैंक अच्छा था, हमने फॉर्म डी में लिया। तो यहाँ पर भी आपको ज्वाइन करने से पहले 2-3 बार गौर करना है। अगर आपने फॉर्म डी लिया तो वहाँ पर आपको पढ़ना ही होगा। यकीनन कशमकश का शिकार ना हो, जो फ़ैसला आप लेना चाहते हैं उस पर पूरा इख्तियार आपका है, लेकिन मशवरा भी हासिल करें, क्योंकि मशवरे से जो है रास्ते आसान भी होते हैं, मंजिल तक भी आप पहुंच सकते हैं और सुकून और सब्र के साथ अपने अच्छे मुस्तक़बिल की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सवालात और जवाबात के साथ एम ए हमीद ने जो मालूमात आप तक फराहम की है, उससे जो है कई आपके लिए सहूलत होंगी और आपके लिए रास्ते आसान होंगे। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, और शख्सी तौर पर मिलना चाहते हैं तो रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम ए हमीद से मुलाकात करें और उनसे मशवरे लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोशन मुस्तक़बिल की तरफ आगे बढ़ें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।